भीगा भीगा सा दिसंबर है, मगर गुज़िश्ता चंद बरसों से मौसमियाती तब्दीली के बायस ये मिसरा अब तब्दील होकर धुंधला धुंधला सा दिसंबर बन चुका है, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां बरस दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भी बारिशों का कोई ख़ास इम्कान नहीं है। इस धुंध के बायस न सिर्फ मोटरवेज़ और कौमी शाहराहों पर सफ़र करना दुश्वार हो जाता है, बल्कि सुबह और शाम के औकात में छाई गहरी धुंध शहरों में ट्रैफिक की रवानी को मुतासर करती है। इस धुंध की सूरत हाल में पाकिस्तान हाईवेज़ और मोटरवेज़ की जानिब से एक एहतियाती तदाबीर जारी की गई हैं, जिसके हवाले से आपको इस वीडियो में आगाह कर रहे हैं। इन तदाबीर के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार हादसे से बचने के लिए धुंध में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। सफ़र शुरू करने से कबल नेशनल हाईवे एंड मोटरवेज अथॉरिटी की हेल्पलाइन 130 पर कॉल करके धुंध की सूरत हाल से मुतल्लिक मालूमात हासिल करें। धुंध में रात के औकात में सफ़र करने से गुरेज करें। अगर सफ़र करना इंतहाई ज़रूरी हो तो गाड़ी की हेडलाइट्स लो बीम पर रखें, क्योंकि हाई बीम से रोशनी धुंध में मिक्स हो जाती है, जिससे हद निगाह शदीद मुतासर होती है। दिन हो या रात, धुंध में फॉग लाइट्स और दोनों इशारों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। धुंध में दौरान सफ़र गाड़ी का हीटर बंद रखें और शीशे खुले रखें। गाड़ी की पिछली लाइट्स ऑन रखें और इशारों को जलता रखें, ताकि आपके आगे और पीछे से आने वाली ट्रैफिक को आपकी सड़क पर मौजूदगी का इल्म रहे। धुंध में दौरान सफ़र गाड़ी की रफ्तार मामूल से कम रखें और अगली गाड़ी से आम हालात की निस्बत ज़्यादा फासला रखें, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर सफ़र के दौरान किसी मुश्किल सूरत हाल में मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। धुंध में सफ़र के दौरान कोशिश करें कि गाड़ी के अगले और पिछले बम्पर पर रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करें। धुंध में सफ़र के दौरान बार बार लेन तब्दील करने से गुरेज करें और कोशिश करें कि आप एक ही लेन में आहिस्ता रफ्तार से सफ़र जारी रखें। अगर आप धुंध में दौरान सफ़र हद निगाह सिफर हो जाने या किसी और वजह से फंस गए हैं तो कोशिश करें कि सड़क के बाएं किनारे पर बनी पीली लकीर को तलाश करें। इसी तरह धुंध में सफ़र के दौरान अपने टायरों में मामूल से 1 पॉइंट हवा का प्रेशर कम रखवाएं, ताकि सड़क पर फिसलन के बायस आपकी गाड़ी के टायरों की गिरफ्त जमी रहे। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत के दरमियान दुश्मनी की कैफियत बढ़ती ही जा रही है। फरीकैन हर आइनी हरबा आजमा रहे हैं। बाज़ औक़ात आइनी इख्तियारात को हदूद से बढ़कर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब अदालतें तनाज़ात का फ़ैसला करती हैं तो फिर हारने वाले फ़रीक की जानिब से नाराज़गी के इजहार के बावजूद आम तौर पर फ़ैसले का एहतराम किया जाता है और उसे नाफिज किया जाता है। देखा जाए तो कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती रही हैं और वो मंजूर भी हुई। इसी के नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी ओहदा छोड़ना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब को गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट लेने का कहा, ताकि वो असम्बली में अपनी अक्सरियत साबित कर सकें। इस बढ़ती हुई कशीदगी में कम अज़ कम 2 सीनियर रहनुमाओं ने हंगामी हालत या इमरजेंसी के नफाज से मुतल्लिक इख्तियार इस्तेमाल करने के इम्कान की तरफ इशारा किया। इस बारे में कोई शक नहीं कि इमरजेंसी के हवाले से दफात आइन का हिस्सा है, लेकिन इनका इस्तेमाल आमतौर पर इंतशार का शिकार सियासत की निशानदही करता है। इसी तरह माली इमरजेंसी से मुतल्लिक दफात हमारी पहले से ही कमज़ोर मईशत को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। लिहाजा इन दफात को इस्तेमाल ना करना ही बेहतर है। चूँकि सूबाई गवर्नर आमतौर पर किसी हंगामी सूरत हाल के दौरान सूबे का इंतज़ामी इख्तियार संभाल लेते हैं, इसलिए उसे गवर्नर राज भी कहा जाता है। आइन का हिस्सा दहम इमरजेंसी से मुतल्लिक दफात से मुतल्लिक है, जिसमें आर्टिकल 232 से 237 शामिल हैं। इनमें से 3 आर्टिकल बहुत अहम हैं। हंगामी हालत या इमरजेंसी की कीमत आम तौर पर सूबा ही अदा करता है। यही वजह है कि वफाकी हुकूमत और हुकूमत पंजाब के दरमियान तसादुम के दौरान इन दफात को बहुत अहमियत हासिल हो गई है। आइन का आर्टिकल 232 2 सूरतों में इमरजेंसी लगाने के हवाले से है। पहली सूरत जंग या बैरूनी जारियत और दूसरी सूरत ऐसा दाखिली खलफशार जिस पर काबू पाना सूबे की अहलियत से बाहर हो। अगर सूबे में दाखिली खलफशार के बायस इमरजेंसी नाफिज की जाएगी तो इसके लिए सूबे की असम्बली एक करारदाद मंजूर करेगी। सदर ममलिकत भी इमरजेंसी का नफाज कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में इमरजेंसी के मामले को पार्लियामान के दोनों ऐवानों के सामने पेश किया जाएगा, जिन्होंने 10 रोज़ के अंदर इसकी मंजूरी देनी होगी। इस आर्टिकल के तहत लगने वाली इमरजेंसी के दौरान सूबाई असम्बली काम करती रहेगी और पार्लियामान की जानिब से सूबे के हवाले से मंजूर किए गए कवानीन को दीगर सूबाई कवानीन पर सबकत हासिल होगी। इसके अलावा सदर ममलिकत या गवर्नर के जरिए वफाक के आमिलाना इख्तियार का इतलाक सूबे पर भी होगा। तहम इमरजेंसी के दौरान अदालतों के इख्तियार मामूल के मुताबिक रहेंगे। इमरजेंसी के ऐलान किए जाने के 30 रोज़ के अंदर इस मामले को पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। इस इमरजेंसी की मियाद 2 माह होगी और मुश्तरका इजलास में इसकी तौसी की मंजूरी दी जा सकती है। अगर ये मंजूरी ना दी गई
تو 2 ماہ بعد ایمرجنسی ختم ہو جائے گی۔ اس آرٹیکل کے تحت لگنے والی ایمرجنسی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ایمرجنسی کے دوران پارلیمان قومی اسمبلی کی مدت میں 1 سال تک کی توسیع کر سکتی ہے، تاہم یہ توسیع ایمرجنسی ختم ہونے کے بعد کسی صورت بھی 6 ماہ سے زیادہ نہیں رہے گی۔ آئین کا آرٹیکل 233 یہ وضاحت کرتا ہے کہ صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ایمرجنسی کے اعلان کے ساتھ ہی کچھ بنیادی حقوق کو معطل کر دیا جائے گا۔ آئین کا آرٹیکل 234 صوبے میں آئینی مشینری کی ناکامی کی صورت میں ایمرجنسی لگانے کے اختیار کے بابت ہے۔ شاید یہی وہ آرٹیکل ہے جس کے بارے میں صوبوں کو خدشات ہوتے ہیں۔ یہ ایمرجنسی اس صورت میں لگتی ہے جب صدر مملکت کو صوبائی گورنر کی جانب سے یہ رپورٹ ملے کہ صوبائی حکومت اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی۔ آرٹیکل 234 کے تحت ایمرجنسی کے اعلان کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ایمرجنسی صرف 2 ماہ کے لیے لگائی جا سکتی ہے، لیکن پارلیمان کا مشترکہ اجلاس اس میں مزید 2 ماہ کی توسیع کر سکتا ہے۔ مجموعی طور پر اس میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت ایمرجنسی لگانے کے بعد یہ اعلان بھی کیا جا سکتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے اختیارات اب پارلیمان کے پاس ہوں گے یا اس کے ماتحت ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں اگر پارلیمان سیشن میں نہ ہو تو صدر مملکت پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے منظوری حاصل ہونے تک صوبائی مجموعی فنڈ سے اخراجات کی منظوری دے سکتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 235 مالی ایمرجنسی سے متعلق ہے، جس میں صدر اس وقت ایمرجنسی کا اعلان کرتا ہے جب وہ گورنر کے ساتھ مشاورت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں جس سے پاکستان یا اس کے کسی حصے کے مالی استحکام، اقتصادی زندگی اور ساکھ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اکتوبر کے ختم ہونے کے ساتھ ہی جب سال کا 11واں ماہ شروع ہوتا ہے تو خصوصاً بالائی علاقوں میں رہنے والے سردی کے استقبال کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی سرما کی پہلی بارش برستی ہے تو جرسیاں، کوٹ اور گرم جرابیں استعمال کر کے سردی کی شدت سے بچنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اس سال سے پہلے دسمبر کے تیسرے ہفتے تک اسلام آباد میں رات کا درجہ حرارت 0 کو پہنچ جاتا تھا، جو ان دنوں 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اگر اسلام آباد کی ہی بات کریں تو دن کے وقت بھی دھوپ میں حدت ہے، اور ان دنوں درجہ حرارت معمول سے اوسطاً 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ جا رہا ہے۔ ہر سال گرمی کا ریکارڈ بنتا جا رہا ہے۔ ابھی تو سردی آئی ہی نہیں صحیح سے۔ کچھ برس قبل اسلام آباد میں اکتوبر میں کوٹ اور سویٹر نکل آتے تھے، اب سردیوں کا دورانیہ سکڑ رہا ہے۔ پاکستان میں 2 دہائیوں سے ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے موسم کے پیٹرن میں تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ پاکستان میں سمندروں کے پانی کے درجہ حرارت میں تبدیلی سے آب و ہوا کی تبدیلی کا نظام تیسرے سال سے ایسا ہی ہے، اور یہ پیٹرن مارچ اپریل تک ختم ہوگا۔ اس بدلتے پیٹرن کے مطابق مانسون کی بارشیں زیادہ اور سردیوں کی بارشیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں اس لیے اب تک بارشیں نہیں ہوئی، اور جو بارشیں ہوں گی وہ بھی معمول سے قدرے کم کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔